नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओबरॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। जी। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो देश के अन्नदाता हैं काफी लंबे अरसे से सड़कों पर बैठे हुए हैं। जी, लगभग 1 साल से। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर हमेशा से ही संघर्ष में जुटे रहे, या मतलब कि संघर्ष में यहाँ तक कि कई किसानों की जानें तक भी जा चुकी हैं। जी जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले सप्ताह ही प्रकाश पर्व के दिन किसानों को बहुत अच्छी सौगात दी है। जी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो 3 कृषि कानून है उन्होंने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों कृषि कानून जो जब लागू हुए थे 1 साल पहले, आज से 14 महीने पहले, तो उस वक्त इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और तब से विरोध चल रहा था। उसके विरोध स्वरूप ही जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर, यूपी के बॉर्डर पे, हरियाणा के और दिल्ली के बॉर्डर पे, वहां पर पंजाब और जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर वो सड़कों पर 1 साल से, लगभग 1 साल से बैठे हुए हैं। और उनका ये संघर्ष बहुत देर से इसी वजह से ही था, जो उनका मुद्दा था कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो किसानों के विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और उनको वापस लेना चाहिए, सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन जितनी बार भी सरकार ने किसानों से बातचीत की या जितना भी राउंड्स हुए, टॉक्स हुई, कृषि मंत्री आए और इधर से किसान संगठन गए, हर बार इसी बात पर मुद्दा अड़ा रहा कि सरकार की ओर से ये कहा गया कि कानून वापस नहीं होंगे और किसान अपनी बात पर अड़े हुए थे कि हम कानून वापस कानून वापस लिए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। तो गुरु पर्व का जो आप दिन बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस था, उस दिन हम मनाते हैं बड़ी श्रद्धा से, उत्साह से। तो उस दिन अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अगर संबोधन करना हो तो एक आधा दिन पहले सूचित कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अचानक ही ये एकदम से हुआ, हड़बड़ाहट में हुआ, आनन फानन में हुआ। तो प्रधानमंत्री ने अपने 18 मिनट के संबोधन में 14 मिनट लगाए किसानों पर ही जो बात की उन्होंने, और उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी बात की, सभी किसान भाइयों से और पूरे देशवासियों से माफी मांगते हुए उन्होंने ये कहा कि हम तीनों कृषि कानून जो हैं वो रद्द करने जा रहे हैं। जो अगला शीतकालीन अधिवेशन आएगा संसद का, उसमें इसको हम बिल लाएंगे प्रॉपर और उसको रद्द कर देंगे, राष्ट्रपति महोदय के साइन होंगे उस पर। लेकिन जो ये तो अब तक का जो हुआ वो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके पीछे की जो ग्राउंड है, इसके पीछे का जो है वो अगर हम सोचे तो वो ये लगता है कि अब चुनाव जो हैं वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। बिल्कुल। और भारत की सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत गया वो केंद्र में पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 5 दिन लगातार वहां पे दौरा किया। वहां की रैलियां, वहां की जो एनालिसिस, वहां का जो सारा सर्वेक्षण करवाया गया, राजनीतिक विशेषज्ञों से बात की गई, विश्लेषकों से बात की गई, उसके आधार पर उनको ये पता चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो है वो किसान बहुल एरिया है। अच्छा। तो वो किसानों का जो एरिया है, अगर वहां से किसानों की हम बात नहीं मानते, किसान हमारे विरोध में डटे हुए हैं, तो आखिर क्या होगा कि वहां से बीजेपी हार जाएगी। बिल्कुल, वो तो जाहिर है। बीजेपी अगर हार जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो उसकी सीटों के आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके विरोधी जो हैं ज्यादातर वहां पर जो अब चल रही समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, या जो बहुजन समाज पार्टी है साथ में, उनको फर्क पड़ेगा, वो आगे आ जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद बात आती है पंजाब की।
पंजाब में भी इलेक्शंस जो विधानसभा चुनाव है वो यूपी के साथ ही ड्यू हैं, होने वाले हैं। पंजाब के किसान ही बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं। अगर पंजाब में जितनी भी अब तक रैलियां हो रही हैं या जो भी इलेक्शन से संबंधित कोई भी प्रोग्राम अगर कोई लीडर करने पहुंचता है, बीजेपी से संबंधित लीडर, तो क्या होता है कि वहां पर किसान प्रदर्शन करते हैं, वो उनका काम नहीं करने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी को इसका भी बहुत बड़ा आभास था। बिल्कुल। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल तो ये सोचा कि इन चीजों को टाला जाए। और इनको टाला कैसे जाए कि अगर कृषि कानून हम रद्द करते हैं तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि किसान अपने घरों को वापस जाएंगे, कि शांति से बैठ जाए तब तक। जी। पर किसान भी अपनी जगह पर अड़े हुए, वो कह रहे कि संघर्ष में वो अपने जगह पर है कि जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाता, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, हम वापस हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि वो सरकार की इन नीतियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। बात करें हम बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत के बारे में। जी। हमेशा से ही किसी न किसी विवादों में हमेशा से ही जुड़े रहते हैं और उनके आदत है सुर्खियों में रहने की। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो बयान आते हैं सामने, वाकई में ही वो एक राजनीति को तो जरूर हिलाते हैं। जी जी। तो उन्होंने अभी ही उनका बयान आया था कि उन्होंने कहा है कि जो आजादी है भारत को मिली है जी 2014 में मिली है जी, या हम कह सकते हैं कि जब से पीएम मोदी आए हैं शायद उन्होंने वहीं पे उन्होंने टारगेट किया। तो इसी के साथ अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि इन्होंने तो अपना बयान दिया, और जो एक वीरदास जी हैं उन्होंने भी भारत को दो पहलुओं में बांटा है जी। कहने को हर दोनों की स्टेटमेंट्स तो अलग अलग हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है? दोनों की स्टेटमेंट्स बेशक अलग अलग है, लेकिन मैं अपने जवाब के अंत में इन दोनों को इकट्ठा करूंगा कि फिलहाल तो चलो आप बॉलीवुड की जो क्वीन कहा है आपने, जो क्वीन, वो क्वीन सुर्खियों की, विवादों की क्वीन है, बॉलीवुड की तो पता नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल। वो कहती हैं, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें भारत को जो आजादी है 2014 में मिली, और इससे पहले जो आजादी हमें मिली वो हमें भीख में मिली, कटोरा लेकर। बिल्कुल। तो बेशक पूरी तरह से ये जो विवाद है, ये जो बयान है, ये विवादाग्रस्त बयान है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कंगना रनौत है, मैं आपको बता दूं कि वो खुद 34 साल की हैं, 34 इयर्स ओल्ड हैं। और 34 इयर्स ओल्ड को कैसे पता है कि 75 साल पहले कैसे आजादी मिली थी, कटोरा पकड़ के मिली थी या कैसे मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात इसमें और जोड़ूंगा कि कंगना रनौत का जन्म दिवस, जो जन्मदिन है, बर्थ डे है जो, वो है 23 मार्च। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के आजादी के लिए बलिदान जो दिया, अपनी जानें गंवाई लाखों हजारों शहीदों ने, उनका इतना ज्यादा इंसल्ट, उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती। और बात अब जो कर रही हैं वीरदास की, जो आपने अभी कहा, वीरदास जी ने कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में एक बयान दिया कि मैं दो तरह के भारत से आया हूं। बिल्कुल। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। और वीरदास ने जो बयान दिया, मैं उससे सहमत हूं पर्सनली, निजी तौर पर। क्यों? क्योंकि भारत में अगर हम कहें कि हम सिर्फ एक अच्छा अक्स दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी के हिसाब से जो मोदी जी बना रहे हैं भारत, बस वही है। बिल्कुल। दूसरी चीज सारी पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे वाली चीज अगर सामने आ रही है तो हम बौखला क्यों रहे हैं? बिल्कुल, वो सच्चाई है। सच्चाई हमें बौखलाना नहीं चाहिए, हमें उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पर वीरदास जी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। यहाँ पर जो वीरदास और कंगना रनौत के जो बयान अलग अलग हैं, लेकिन जोड़ने वाली बात यह है कि कंगना रनौत के खिलाफ अभी तक देशद्रोह का मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, वो तो पहले होना चाहिए था। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो हर इस तरह के मुद्दे को बहुत उछालती है, संबित पात्रा जी जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, वो आ जाते हैं टीवी पर और कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कंगना रनौत को क्यों नहीं रोक पाते? बिल्कुल बिल्कुल सही है। कंगना रनौत का ये बयान
पूरी तरह से शहीदों का अपमान है, बिल्कुल देश का अपमान है। बिल्कुल और उन पर एक तो उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। कंगना रनौत का बिल्कुल भी कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह से शहीदों का अपमान करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं तो ये भी कह रहे हैं कि वो अगर भीख में मानसिक अगर वो कहती है कि भीख में आजादी मिली है, मेरे हिसाब से राष्ट्रीय पुरस्कार शायद भीख में मिलते होंगे बिल्कुल जो बिल्कुल उनको मिला है। बिल्कुल अगर वो शायद ये सोच रही है कि मैं इस तरह के बयान दूंगी तो शायद और अवार्ड मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शायद वो मानसिक तौर पे जी परेशान तो नहीं, अब तो जी, ये कहने बिल्कुल बिल्कुल लग पूरी पड़े तरह हैं। से मानसिकता उनकी बिगड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके साथ ही हम अपनी अगली चर्चा पे आते हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो है कोविड के कारण काफी 20 महीनों के बाद खोल दिया गया जी है। जी जी सभी जो है डेवोटीज हैं उनको काफी लंबे समय से इसके खुलने का इंतजार था, जी तो अब लोग वहां पर दर्शनों के लिए भी जा रहे हैं। जी इसके बारे बिल्कुल। में आप क्या कहेंगे? करतारपुर साहिब जो है श्री गुरु नानक देव जी का वो स्थान है जहाँ पर वो ज्योति ज्योत समाये थे और बहुत ही पूजनीय स्थान है। बिल्कुल उसके दर्शन करना हर पंजाबी या हर भारतीय चाहेगा वहाँ के दर्शन करना, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जो गुरु नानक देव हैं वो बहुत बड़े दार्शनिक संत गुरु हुए हैं। उनके जो शिक्षा है, उनका मार्गदर्शन है, पूरी दुनिया ने अपनाया है। पूरी दुनिया में उनकी शिक्षा पर अमल करने को कहा जाता है। ये नहीं सिर्फ भारत में, विदेशों में भी उनके जो शिक्षाएं हैं उस पर पढ़ाया जाता है, उस पर अमल करने के लिए कहा जाता है। तो जो गुरु नानक देव जी का वो स्थान है वो पाकिस्तान में है, जो इस वक्त पाकिस्तान है, ज्यादा दूर नहीं है भारत से। तो पहले इसको खोला गया, कोविड के दौरान गाइडलाइंस जिस तरह से आई वो बंद कर दिया गया। बहुत देर से जब कोविड थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो बहुत देर से ये चर्चा या मांग चल रही थी कि गुरुद्वारा साहब के दर्शनों के लिए गलियारा खोलना चाहिए। अभी भारत सरकार ने उसके लिए इजाज़त दी। बहुत ही खुशी और बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो संगत है वो अब जानी शुरू हो रही है वहाँ पे। 10 दिन का टाइम दिया उन्होंने। अभी तो सिर्फ VIPs होके आए हैं 1-2-3 जत्थों में। श्री गुरु करतारपुर साहिब का जो स्थल है वो बहुत पूजनीय है और गुरु नानक देव जी का इस तरह शिक्षा देना, मार्गदर्शन देना आज के जीवन में, हमारे आज के जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वो मैटर करता है इस चीज़ को कि उनकी शिक्षाओं पर अगर चला जाए तो एक बहुत अच्छा देश का, समाज का निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल जी विकास जी। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल के दौरान सबसे ज़्यादा जो जानें हैं वे सीनियर सिटीजन्स ने गंवाई हैं। जी बिल्कुल। बात करें अगर सीनियर सिटीजन्स की तो इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना चाहिए जी। जबकि पीछे ये खबर आई थी कि रेलवे ने सबसे ज़्यादा जो सितम है वह बुजुर्गों पर ही ढाया है। मतलब कि उनका कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो किराया वसूल किया गया है वह सीनियर सिटीजन से ही किया गया है। इसके बारे में आपको लगता है कि यह वाकई में सही है? कोरोना के दौरान तो एक तो ये देखिए कि पहले तो लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, ट्रेन बसेस सब कुछ बंद हो गया था। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं था, चल भी नहीं रहा था, कोई काम धंधा नहीं हो रहा था। उसके दौरान जितनी जानें ज़्यादा गई वो मैक्सिमम उसमें फंसे तो कौन फंसे? बुजुर्ग लोग फंसे। बिल्कुल। ठीक है। सीनियर सिटीजन्स को हमारे देश की सरकार कुछ हद तक छूट देती है, कंसेशंस देती है अलग अलग चीज़ों में, किराए में या कहीं भी जाना हो उन्होंने। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब कोविड खत्म हुआ धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क पड़ा तो धीरे धीरे ही सारी चीजें खुलनी शुरू हुई। बसेस चली, ट्रेन्स चली। उस दौरान ट्रेन्स के दौरान जब ट्रेन्स चली तो रेलवे ने जो सीनियर सिटीजन्स की कंसेशन थी वो उनको नहीं दी, उनसे पूरा किराया वसूल किया गया। बिल्कुल। ये हुआ क्या कि
4 करोड़ के आसपास जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश के सीनियर सिटीजन हैं वो इसके मुक्त भोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे 4 करोड़ सीनियर सिटीजन से कहने की बात है सरकार 4 ने- करोड़। जी कहने की बात बहुत- है बहुत। 4 करोड़ सीनियर सिटीजन से सरकार ने पूरा किराया वसूल किया। हालांकि उनको जो सीनियर सिटीजन होने का कंसेशन दिया जाता है वो भी नहीं उनसे मिला। नहीं उनको नहीं दिया गया। हालांकि सरकार बार बार यही कहती रही कि हम लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट में पैसा डाल रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हर तरह से मदद कर रहे हैं, कोविड में कोई भी भूखा ना रहे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दूसरी तरफ का ये सच है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वीरदास जी की बात हुई थी, तो पर्दे के पीछे का सच यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो भी कहता है कि मैं 2 भारत से आया हूं, इसी बात से ही वो फिर साबित हो जाती है कि भारत हो या कोई भी देश हो, उसके 2 पहलू हैं। बिल्कुल। किसी भी देश में आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, कनाडा चले जाइए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दुनिया में चले जाइए, हर जगह पे सोसाइटी के, देश के 2 रूप हैं, 2 पहलू हैं। बिल्कुल। इसको नकारना नहीं चाहिए और जो सीनियर सिटीजन्स के साथ हुआ वो बहुत दुखद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। तो इसी के साथ ही हम अपने कार्यक्रम का समापन हर बार की तरह अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है इच्छाएं रखने वाला कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता। जी विकास जी। बहुत अच्छा विचार है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। बिल्कुल इच्छा, बिल्कुल। फल की इच्छा ना रखो। तो बात वहीं पे आ जाती है कि जो इच्छा रखता है वो अच्छे कर्म नहीं कर सकता। अगर मन में इच्छा रख के काम करेंगे तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए बिना इच्छा के। उसका फल अगर अच्छे से काम करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल जी विकास जी। तो आज हमने चर्चा की है देश के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ